Hello, dear friends. Welcome you all in the lecture number 9. Hope you all are doing good. वो एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, थोड़ी ख़राब थी, जिसके चलते मैं बोर्ड पे खड़ा नहीं हो सकता था और लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। बट फिर मैंने सोचा नहीं, आप लोगों का टाइम काफ़ी कीमती है, तो मुझे जैसे तैसे करके लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहिए। सो बिकॉज ऑफ दिस वेरी इशू मैं स्क्रीन रिकॉर्डर का इस्तेमाल करके लेक्चर आज का रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बोर्ड के सामने खड़ा नहीं हो पाऊँगा, तो होप यू पीपल विल नॉट माइंड। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि लेक्चर नंबर 8 में हमने स्टार्ट किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो उसके चलते हम लोग पहुंच गए थे एसिड्स और बेसेस की जब रिएक्शन होती है, when acids and bases react with metals they liberate hydrogen gas। ठीक, उसमें मैंने बात की थी कि not all metals, सारे metals नहीं, बल्कि बल्कि सिर्फ एक्टिव मेटल्स, इट्स ओनली एक्टिव मेटल्स जो क्या करते हैं, यानी एक्टिव मेटल्स जो क्या करते हैं, एसिड्स और बेसिस के साथ मिल कर के हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। सर, अब एक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं? उसके लिए मैंने लेक्चर नंबर 8 में एक्टिविटी सीरीज़ लिखी थी, और उससे पहले लेक्चर्स में मैंने बड़ी डिटेल में एक्टिविटी सीरीज़ बताई थी कि एक्टिविटी सीरीज़ में जो हाइड्रोजन के ऊपर अपर साइड पे मेटल्स है, दे आर ऑल एक्टिव मेटल्स, और जो हाइड्रोजन के नीचे वाले साइड में उसमें मेटल्स है, दे आर ऑल नॉन एक्टिव मेटल्स और पेसिव मेटल्स। ठीक है ना बेटा? तो एसिड्स या बेसेस हाइड्रोजन गैस लिबरेट ज़रूर करते हैं जब मेटल्स का रिएक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ एक्टिव मेटल्स के साथ। जैसे यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल दे रखी है कि HCl प्लस जिंक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक जब भी आपस में मिलते हैं तो जिंक क्लोराइड यानी एक साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसके बरक्स अगर हम HCl को गोल्ड के साथ ले लें, गोल्ड एक इनएक्टिव मेटल है, ठीक है ना? अगर हम लेंगे HCl प्लस इसको गोल्ड के साथ लेंगे, गोल्ड एक इनएक्टिव मेटल है, तो ये क्या करेगा, ये AuCl3 ऐसा कुछ नहीं बनाएगा। AuCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज गोल्ड इज़ एन एक्टिव मेटल, इज़ एन इनएक्टिव मेटल, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा। सो दीज आर ओनली एक्टिव मेटल्स विच लिबरेट हाइड्रोजन गैस वंस दे रिएक्ट विद एन एसिड और ए बेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसेस है, तो इधर मैं लिख रहा हूँ हमारे जो एसिड्स है मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ मिलते हैं। ठीक, चलिए बेटा आप इधर देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप इधर। हमारे पास सबसे पहली बात, मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं? मेटल कार्बोनेट्स वो होते हैं जिनमें हमारा कार्बोनेट आयन हो, ठीक है ना, CO3, जैसे CO3 नेगेटिव 2, ठीक है ना? तो जैसे हमारे पास Na2CO3 है, तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है, यानी इसमें क्या है, कार्बोनेट आयन है, तो ये हो गई मेटल कार्बोनेट्स। अब दूसरा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या हो गई? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स वो हो गए जिनमें हमारे पास HCO3 नेगेटिव आयन हो, ठीक है ना, जैसे NaHCO3, ठीक है ना बेटा? तो यानी आप समझ गए होंगे कि Na2CO3 एक मेटल कार्बोनेट है, और ये NaHCO3 ये एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जैसे इसमें मेटल सोडियम है, कोई भी हो सकता था, पोटेशियम लिथियम कार्बोनेट हो सकता था, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी सोडियम की जगह पे कोई और मेटल हो सकता था। तो अगर ये आयन साथ में हुआ, यानी CO3 नेगेटिव अगर साथ में हुआ, तो मेटल कार्बोनेट। अगर नेगेटिव इधर, अगर HCO3 नेगेटिव हुआ
साथ में तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, तो इनकी ये क्या बोलते हैं, इनको अगर हम एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा। सबसे पहली बात मैंने सिर्फ बताया एसिड्स, जबकि इससे पहले वाले केसेस में मैं आप इधर देख सकते हो, मैं बता रहा हूँ एसिड्स एंड बेसिस, यानी एसिड्स भी रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, बेसिस भी रिएक्ट करते हैं। इस केस में डाइल्यूशन के केस में एसिड्स और बेसिस। जब मैंने इधर बात करी तो मैं इधर सिर्फ एसिड बता रहा हूँ, बेस क्यों नहीं बता रहा हूँ, सबसे पहला सवाल। तो इसका आंसर ये है कि जो मेटल कार्बोनेट्स है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, ये खुद बेसिस होते हैं। ये जो हमारे मेटल कार्बोनेट्स है और ये जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, दे आर देमसेल्व्स बेसिस। तो एक बात क्लियर, ठीक है। तो आपको फिर यहीं पे आइडिया मिल गया होगा कि जब एक मेटल कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि एक बेस है, एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी। तो आपको पता ही है कि जब एक एसिड प्लस एक बेस आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं सर जी, वो बनाते हैं साल्ट प्लस बनाते हैं वाटर, ठीक है ना। तो इस केस में थोड़ा सा ज़्यादा होना है, वो क्या है, ये भी एक एसिड बेस रिएक्शन है, क्योंकि एसिड तो एसिड है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये तो बेस है, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा वही सॉल्ट और वाटर, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ बन जाएगी, क्योंकि इसमें कार्बोनेट आयन है, तो जिसकी वजह से एक तो साल्ट बनेगा जो हर एसिड बेस रिएक्शन में बनता है, एक तो वाटर बनेगा, ठीक है, जो हर एसिड बेस रिएक्शन, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में बनेगा, ठीक बेटा। ओके, तो जैसे आपने इधर देखा ही होगा, ये देख सकते हो आप, मैंने इधर लिख रखा है, ये यू कैन सी इट हियर, शाबाश, ये देख लीजिए, साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, हाँ, तो देखिए आप बेटा, मैंने एक एग्जांपल भी इधर लिख रखी है, ट्वाइस HCl प्लस Na2CO3 हो या NaHCO3 हो, तो मैंने इधर लिख रखा है दैट दे आर बेसिक। ये कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो इन्होंने एक साल्ट बनाया है NaCl प्लस वाटर बनाया हुआ है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाया हुआ है, ठीक। तो आपको इधर एक और बात भी याद रखनी है, दैट सोडियम मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, एक हमारा हो गया एसिड और बेस अगर आपस में मिले तो क्या करते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक होती है। डाइल्यूशन क्या किसको बोलते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, एसिड और बेस मेटल्स के साथ मिलकर क्या करते हैं। थर्ड हमारा हो गया एसिड प्लस मेटल कार्बन, मेटल हाइड्रोजन कार्बन। फोर्थ हमारा है कि अगर एसिड और मेटल ऑक्साइड आपस में मिले, ठीक है ना। तो इधर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, एसिड को मिला रहा हूँ मेटल ऑक्साइड के साथ, और इधर लिख रहा हूँ बेस को मिला रहा हूँ नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। बहुत सारे लेक्चर्स में मैं ये बात रिपीट कर चुका हूँ दैट हमारे जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, या आप आगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी पढ़ोगे, दैट जो हमारे मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स, बेसिक इन नेचर, ठीक है ना। यानी अगर किसी भी ऑक्साइड के साथ क्या हो, फॉर एग्जाम्पल O- हमारा ऑक्साइड है, इसके साथ कोई मेटल हो तो दैट विल बी कॉल्ड एज मेटालिक ऑक्साइड, एंड दैट मेटालिक ऑक्साइड विल बी बेसिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास Na2O है, दिस इज मेटालिक ऑक्साइड, क्योंकि इसमें सोडियम मेटल है ऑक्सीजन के साथ, तो दिस इज बेसिक इन नेचर। इसके कंपैरिजन में अगर हम किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड को देखें, फॉर एग्जांपल CO2, देखो ना, हमारा ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड हो गया, कौन है इसके साथ, कार्बन, कार्बन इज ए नॉन मेटल, तो ये कौन सा ऑक्साइड हो गया, नॉन मेटलिक ऑक्साइड हो गया। और ये कैसे होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर, ये कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक। चलिए अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। हाँ, तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे जो एसिड्स की है, बेसिस की है, उसको देख लेते हैं। एसिड्स मिलते हैं मेटालिक ऑक्साइड के साथ, बेसिस मिलते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। क्यों, बिकॉज ये मतलब सिंपल रिएक्शन हो गई, एसिड प्लस बेस रिएक्शन हो गई है, क्योंकि एसिड तो खुद एसिड है, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है ना। तो जब एसिड और बेस आपस में मिलते तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। बिल्कुल कोई स्पेशल केस नहीं है, यहाँ पे भी वही होगा कि एसिड और मेटालिक ऑक्साइड जब आपस में मिलते हैं, एसिड और मेटालिक ऑक्साइड जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो जैसे हमारा एसिड HCl है,
हमारा मेटालिक ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड है, साल्ट बनाया, वाटर बनाया। क्यों? बिकॉज एसिड तो एसिड ही है, मेटालिक ऑक्साइड बेस होता है। सो दिस इज एक्चुअली अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, और हर एसिड बेस रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बनता है। सिमिलरली हमारे पास बेस जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ मिले, क्योंकि बेस तो बेस ही है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। ठीक बेटा, चलिए तो जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के लिए थोड़ा इस बात को रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आपको याद रहे। सबसे पहले हमने जो प्रॉपर्टीज में पढ़ी एसिड्स और बेसिस की, सबसे पहले आपने देखा कि एसिड्स सबसे पहले हमने देखा कि एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक, दूसरी बात आपने देखी एसिड्स और बेसिस जब किसके साथ मिलते हैं, मेटल्स के साथ, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं लेकिन एक्टिव मेटल्स के साथ। तीसरी आपने देखी कि एसिड जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ मिलते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को मेटल बाइकार्बोनेट्स भी बोलते हैं। ठीक, जब एसिड्स मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ मिलते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, बिल्कुल जो हर केस में बनाते ही बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, और एक्स्ट्रा क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इधर लेकिन खास ख्याल रखना दैट मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर बेसिक इन नेचर, तो इसलिए ये नॉर्मल एक एसिड बेस रिएक्शन होती है। सिमिलरली एसिड्स जब मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ मिलते हैं तो ये भी एक एसिड बेस रिएक्शन होती है, बिकॉज मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, साल्ट और वाटर ही बनेगा जैसे इधर ऊपर बन रहा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बेस किसके साथ मिलती है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, ये भी एक एसिड बेस रिएक्शन ही हो गई, बिकॉज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, बेस तो ये एसिड जब मिलेगा सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आप यहाँ से ध्यान रखिए बेटा, यहाँ से लेक्चर हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, सो आई वुड लाइक यू टू बी मोर अटेंटिव। चलिए आइए, पीएच की तो बात हमने पिछले लेक्चर में थोड़ी सी की थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी करनी है। तो देखिए बेटा, आपने उधर देखा कि हमारा जो पीएच होता है, एसिड्स का पीएच क्या होता है, 7। pH of an acid is pH of an acid is less than 7। ठीक, यानी अगर किसी चीज़ का pH 7 से कम हो तो वो एसिड कहलाएगा। ठीक है ना बेटा, हाँ चलिए सर सही बात है। अगर किसी चीज़ का pH 7 से ज़्यादा हो तो वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगी। ठीक, ये बात भी मान गए हम। अगर किसी चीज़ का pH इक्वल टू 7 हो, pH इक्वल टू 7 हो तो दैट विल बी न्यूट्रल। ठीक, चलिए सर यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर भी है। लेकिन मामला ये है कि हमारा जो जब एसिड हम बात करते हैं, अक्सर बेशतर एसिड, इनका क्या pH होता है, 7 से कम। ठीक, 7 से कम। बेस की बात करते हैं तो pH 7 से ज़्यादा। और जब ये एसिड्स और बेसिस मिलते हैं तो हमारे जो यूनिट का नाम भी है एसिड बेस एंड साल्ट्स, तो क्या बनता है, एक साल्ट बनता है। जब एसिड्स और बेसिस मिलते हैं तो साल्ट बनता है। सर जब एसिड और बेस मिले, एसिड का pH लेस देन 7 था, बेस का pH ग्रेटर देन 7 था, तो जो इधर साल्ट मिलेगा हमें उसका pH क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें से 2 बार ही आज तक क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक में से, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ दिस सॉल्ट। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले तो आप लोग इधर देख सकते हो होंगे बेटा, स्क्रीन पे मैंने लिख रखा है, ये कुछ पीएच वैल्यूज़ है, आप इनको याद करिएगा। ठीक, जैसे ब्लड का पीएच क्या होता है, 7.4, पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4। ठीक, तो मतलब ब्लड क्या होता है, स्लाइटली बेसिक, ब्लड इज स्लाइटली बेसिक, क्योंकि बेसिक तो 7 तो न्यूट्रल होता है, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब बेसिक इधर तो स्लाइटली हल्का बेसिक होता है। ठीक, ओके, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टमक पे पीएच होता है 3.5, तो ये तो होता है स्ट्रांगली एसिडिक। क्या होता है, स्ट्रांगली एसिडिक। जो स्टमक हमारा होता है उस पर मीडियम कैसा होता है, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम होता है, क्योंकि 3.5 तो काफ़ी एसिडिक मीडियम हो गया है। ठीक,
अच्छा, हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है उसका पीएच कैसा होता है? 5.5। हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है उसका पीएच होता है 5.5। तो मतलब वो भी क्या होता है? वो भी होता है एसिडिक। लेकिन कैसा एसिडिक? स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक। ठीक है बेटा। तो हमारा जो ब्लड होता है स्लाइटली बेसिक होता है, स्टोमक स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम होता है वहाँ पे, सलाइवा हमारा स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ इधर पीएच ऑफ सॉल्ट्स की। सर एसिड्स का पीएच हमें पता चला लेस देन 7 होगा, बेसिस का पीएच ग्रेटर देन 7 होगा, एसिड्स का लेस देन 7, बेसिस का ग्रेटर देन 7। पीएच ऑफ सॉल्ट क्या होगा? सॉल्ट का पीएच कैसा होगा? तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बता दूं बेटा कि सॉल्ट कब बनता है। सॉल्ट बनता है जब एक एसिड प्लस एक बेस मिले। जब एक एसिड और बेस मिले तो वो बनाते हैं साल्ट। ठीक, अब ये जो साल्ट है इसका पीएच डिपेंड करता है इस एसिड पे और इस बेस पे। ठीक, तो इन दोनों में से, एसिड और बेस में से जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इन दोनों में से जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड्स और बेसिस में से जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसी का असर हमें साल्ट में दिखेगा, उसी का असर हमें साल्ट में दिखेगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझ सकते हो। ये देखो बेटा, मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ, या आप आइए इधर, शाबाश शाबाश। तो हाँ, चलिए ये देखिए हमारा एक साल्ट है। अगर हमारा साल्ट बन रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में मिल रहे हैं, एसिड और बेस आपस में मिल रहे हैं, लेकिन एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, ठीक है ना। तो वो जो साल्ट उधर बनेगा वो कैसा होगा? अगर हमारा साल्ट बन रहा है किससे? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में मिल रहे हैं और एक साल्ट बन रहा है। ठीक, तो उस साल्ट का पीएच कैसा होगा? उस साल्ट का पीएच उस जैसा होगा जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो इस केस में स्ट्रांग कौन है? इस केस में स्ट्रांग एसिड है। तो इस साल्ट का जो पीएच होगा एसिडिक पीएच होगा, यानी लेस देन 7 होगा। ठीक बेटा, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा हमारा साल्ट बन रहा है जिसमें वीक एसिड है, एसिड वीक है। ठीक, लेकिन इस वक्त बेस स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और जो इधर साल्ट बनेगा उसका पीएच कैसा होगा? तो इस केस में तो बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड तो वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो असर किसका दिखाई देगा? बेस का। तो ये जो साल्ट है इसका पीएच बेसिक होगा, इसका पीएच बेसिक होगा। जैसा आप इधर देख सकते हो, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो असर इस स्ट्रॉन्ग बेस का होगा। तो पीएच विल बी ग्रेटर देन 7, यानी पीएच ऑफ साल्ट विल बी बेसिक। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हमारा जो साल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बनता है तो उसका पीएच एसिडिक होगा, और अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से मिलकर बनता है तो उसका पीएच बेसिक होगा। यानी साल्ट एसिड और बेस से मिलकर बनता है और उसमें असर उस चीज़ का होगा जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, जैसे इस केस में तो स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए इधर पीएच ग्रेटर देन 7, इसलिए बेसिक हो रहा है। और इस केस में तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसलिए पीएच लेस देन 7, यानी एसिडिक होगा। और अब अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या दोनों वीक हो गए, वीक एसिड वीक बेस, तो उस केस में पीएच 7 आ जाएगा, यानी न्यूट्रल होगा। यानी अगर आपको एक साल्ट दिया जाएगा और आपको ये बोला जाएगा बताइए ये जो साल्ट है एक स्ट्रॉन्ग एसिड या एक स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है तो इसका पीएच कैसा होगा? तो जब दोनों स्ट्रॉन्ग है तो पीएच न्यूट्रल हो जाएगा, 7 आ जाएगा। और अगर आपको ये बताया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर साल्ट बना है तो पीएच कैसा होगा? तो पीएच लेस देन 7 होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा। ठीक है ना। तो सिमिलरली आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बल्कि काफ़ी बार पूछा भी गया है।
तो आइए सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसकी हमने पहले ही बात की थी कि स्टोमक पे कैसा पीएच होता है। स्टोमक पे पीएच स्टोमक पे जो मीडियम होता है दैट इज स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम होता है। ठीक बेटा, ओके चलिए। तो इधर थोड़ी सी चीज़ें हैं कि अगर स्टोमक पे एसिडिटी ज़्यादा हो जाए, यानी ज़्यादा स्टोमक ज़्यादा एसिड स्क्रीट करे, तो उसको बोलते हैं हम एसिडिटी। क्या बोलते हैं उसको? हम एसिडिटी बोल देते हैं। तो टू मच एसिड ऑन स्टोमक, तो जिसकी वजह से क्या होता है? इनडाइजेशन होती है। ठीक है ना। और अगर किसी बंदे को इनडाइजेशन हो रही है किस वजह से? एसिडिटी की वजह से, यानी उसका स्टोमक टू मच एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम उसको क्या देंगे? कोई एंटी एसिड, यानी कोई बेसिक सब्सटेंस जो क्या करे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करे। यानी अगर किसी बंदे को एसिडिटी है जो जिसकी वजह से इनडाइजेशन हुआ होगा, तो हम उसको क्या देंगे? हम उसको देंगे एंटी एसिड देंगे। तो एंटी एसिड होता क्या है बेसिकली? तो एंटी एसिड बेसिकली एक बेस होती है, यानी जब उसके स्टोमक पे एसिडिक है मीडियम है ज़्यादा, तो इधर से बेस दे रहे हैं, तो उधर न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, तो अब एसिड का असर कम हो जाएगा, उसका स्टोमक ठीक काम करना शुरू कर देगा। ठीक, तो हमारे पास एक केमिकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो दिस इज एन एंटी एसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जो है एक एंटी एसिड होता है। ये बेसिकली होता है क्या है? बेसिकली ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी एक बेस होती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, टूथ डिके की बात कर लेते हैं हम। देखिए बेटा, हमारा जो दांत होता है इस पे जो बाहर से चमकने वाली सफ़ेद लेयर होती है इसको एनिमल बोलते हैं, और ये बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट की। कैल्शियम फॉस्फेट एक हार्ड लेयर होती है, इट्स हार्ड सब्सटेंस। इसकी काफ़ी हार्ड लेयर बनती है हमारे दांत के ऊपर। ठीक है ना। तो ये जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है 5.5 का पीएच होता है उधर। जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है उसका पीएच जो होता है 5.5 होता है। लेकिन जब हम कोई चीज़ ऐसी खाते हैं जिसकी वजह से हमारे मुंह में पीएच चेंज हो जाता है, यानी और कम हो जाता है, मज़ीद एसिडिक हो जाता है, यानी अगर कोई चीज़ हम ऐसी खाएंगे कि हमारे जो मुंह का पीएच है मज़ीद गिर जाएगा, 5.5 से लेस हो जाएगा, यानी 3, 4 ऐसी चीज़ों के आसपास आ जाएगा पीएच हमारे मुंह का, तो एसिडिक मीडियम हो जाएगा। तो उससे होता क्या है? उससे हमारे मुंह का जो ये दांतों का जो एनिमल होता है जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, ये क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, करोड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे दांतों में कैरीज पड़ जाती है। दैट इज़ द रीज़न वाई वी सजेस्ट ब्रशिंग आवर टीथ। तो हमारे जो टूथपेस्ट होता है उसमें बेसिस होती है जो कि हमारे मुंह का पीएच गिरने नहीं देती है, हमारे मुंह का पीएच चेंज नहीं होने देती है। ठीक, ओके। सो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो एक और चीज़, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। तो हमारे जो ये हमारे आसपास में जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इनमें अल्लाह ताला ने एक सेल्फ डिफेंस का निज़ाम रख रखा है। जैसे अगर आपको कोई शहद की मक्खी वगैरह, मधुमक्खी हो, शहद की मक्खी हो, वो आपको क्या करे? वो आपको स्टिंग करे, बाइट करे। ठीक है, तो आपको जलन हो जाती है। दरअसल उसमें क्या होता है? उसमें उसकी जो स्टिंग होती है उसमें होता है मेथनोइक एसिड। सिमिलरली आपको उधर बाहर वो एक किस्म का पेड़ होता है, अगर उसको आपको टच कर जाए तो आपको स्टिंग सी लग जाती है, जिसको नीटल प्लांट बोलते हैं। तो उसमें भी क्या होता है? एसिड होता है। तो उसको बोलते हैं, वो कौन सा एसिड होता है? मेथनोइक एसिड होता है। तो ये क्या है? दरअसल अल्लाह ताला ने सेल्फ डिफेंस रखा है इन प्लांट्स के लिए, इन एनिमल्स के लिए, ताकि इनको कोई नुकसान ना पहुँचाए। ठीक, खैर इसकी तो हम आगे बात करने वाले हैं कि ये बी स्टिंग और ये नीटल स्टिंग की। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक और बार मैं इधर एक इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। हमारा जो वीनस एक प्लेनेट है, वीनस वीनस का जो एटमॉस्फेयर है दैट्स मेड अप ऑफ एंड थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।
तो जिसकी वजह से वीनस पे लाइफ इम्पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स है, ठीक, मोटे वाइट, सफ़ेद और येलोविश कलर के सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स है, जिसकी वजह से हम उधर लाइफ नहीं गुजार सकते। बिकॉज हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑप्टिमम पीएच चाहिए। जैसे हम ऑप्टिमम पीएच का मतलब होता है हमारे स्टमक को काम करने के लिए 3.5 चाहिए पीएच, हमारे ब्लड का पीएच 7.4 होना चाहिए, हमारे स्लाइवा का पीएच 5.5 होना चाहिए। अगर हम ऐसे माहौल में रहेंगे तो उधर तो पीएच बहुत कम होगा, तो जिसकी वजह से हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये बात मैंने यहाँ पे इसलिए की, इसलिए लिख रखी है क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, वाई इज़ लाइफ नॉट पॉसिबल ऑन वीनस, या ऐसे एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, द थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ वीनस आर मेड अप ऑफ, ठीक है ना, तो दे आर मेड अप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। हाँ जी, तो कुछ यहाँ आगे से हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की, जिनमें आपको याद रखना है क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए बेटा, मैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ, जिनमें आपको एक तो आपको इनका ये नाम पूछा जा सकता है, दूसरा इनका फार्मूला पूछा जा सकता है, व्हाट्स फार्मूला फॉर दिस एंड व्हाट्स फार्मूला फॉर दैट, तीसरा इनका जो प्रिपरेशन है वो पूछा जा सकता है। तो इनमें से पक्का आप लिख के लो, एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे जो पहला हमारा है दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला तो आप सबको पता है कि NaOH है, ठीक। एक दूसरी बात, इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो प्रोसेस जिससे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं उसको बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये भी एक बार क्वेश्चन आया था, नेम द प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं उसको, ठीक। क्लोर अल्कली प्रोसेस बेसिकली होता क्या है और इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, तो आइए देख लेते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास एक्चुअली होता है ब्राइन सोल्यूशन, हम ले लेते हैं। ब्राइन सोल्यूशन क्या होती है? ब्राइन सोल्यूशन का मतलब होता है जब हम नमक को पानी में डालते हैं, तो नमक वाला पानी जो होता है इसको बोलते हैं ब्राइन। सो ब्राइन इज बेसिकली सॉल्ट वाटर, ठीक है ना, तो नमक वाला पानी इसको बोलते हैं ब्राइन। जब हम इस पानी के थ्रू, नमक वाले पानी के थ्रू बिजली पास करते हैं तो उधर क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिसिस होती है। जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो उधर बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ साथ में कैथोड पे उधर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। तो इलेक्ट्रोलिसिस वैसे ही जब हम करते हैं तो एक सेल में करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड होता है, तो एक एनोड होता है, ठीक। ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं यानी बिजली पास करते हैं, किसके थ्रू? सोडियम क्लोराइड और वाटर की सॉल्यूशन के थ्रू, जिसको बोलते हैं ब्राइन। तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है? वहाँ पे बनता है, मिलता है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ के साथ हमें क्या मिलता है? कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट होती है, ठीक है बेटा। तो इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। अच्छा, क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इस प्रोसेस में एक तो क्लोरीन पैदा हो जाती है, क्लोरीन गैस, जिसकी वजह से इधर क्लोर बोलते हैं, ठीक। दूसरा, इधर एक बेस मिलती है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी वजह से इसको अल्कली बोलते हैं। तो मैं इधर बात करना भूल गया था कि अल्कली क्या होती है। अल्कली बेस को बोलते हैं, लेकिन वो वाली बेस जो वाटर सॉल्युबल हो। अल्कलीज आर दोज बेसेस विच आर वाटर सॉल्युबल, यानी अल्कली एक बेस ही होती है लेकिन जो पानी में हल होती है। तो सारी की सारी बेस तो पानी में हल नहीं होती है, तो उनको हम अल्कलीज नहीं बोलेंगे। हम अल्कली उस बेस को बोलते हैं जो पानी में हल हो जाती है, ठीक। तो हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दिस इज एन अल्कली बिकॉज दिस इज वाटर सॉल्युबल, ठीक। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस, उसका नाम क्या है? क्लोर अल्कली प्रोसेस पूछा जा सकता है। एक दूसरी बात, ब्राइन क्या होता है? ब्राइन इज अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, यानी नमकीन पानी, ठीक, नमक वाला पानी। तो इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस प्रोसेस में एक तो क्लोरीन गैस लिबरेट होती है,
इसलिए क्लोर, और इसमें एक अल्कली बनते हैं यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी वो बेस जो वाटर सॉल्युबल है, इसलिए बोलते हैं अल्कली, सो क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक, हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दैट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दिस ब्राइन या ड्यूरिंग क्लोर अल्कली, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ड्यूरिंग क्लोर अल्कली प्रोसेस। इवन पूछा भी गया था हाइड्रोजन गैस, हाँ, ड्यूरिंग दिस क्लोर अल्कली प्रोसेस, ऑप्शन नंबर 1, फिर ऑप्शन आ जाएंगे, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड Cl2 गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। दूसरा ऑप्शन, Cl2 गैस इज लिबरेटेड एट एनोड एट कैथोड एंड H2 गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन बना देगा बहुत सारे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आया था, इस वक्त मुझे वो ऑप्शंस भी याद है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे मैं ज़्यादा नहीं लिख पा रहा हूँ। इसमें से क्वेश्चन आया था दैट क्लोर अल्कली प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है, H2 गैस कैथोड पे होती है या Cl2 गैस कैथोड पे होती है, H2 गैस एनोड पे निकलती है, Cl2 गैस एनोड पे निकलती है। ठीक है ना। तो यहाँ O2 गैस, एक ऑप्शन इधर O2 गैस भी लिख देते हैं, ठीक है ना, तो वो भी लिख देते हैं ये। So during the preparation of sodium hydroxide, Cl2 gas is liberated at anode and H2 gas is liberated at cathode। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस को बोलते हैं, ब्राइन की इलेक्ट्रोलिस करते हैं इस प्रोसेस में। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड है इधर, दैट्स ब्लीचिंग पाउडर। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें इसका फार्मूला पूछा जाएगा, व्हाट इज द फार्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज CaOCl2 एंड व्हाट्स नेम फॉर दिस, दैट्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है ना बेटा। ओके, सो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है CaOCl2, तो इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कब बनता है, जब हम स्लेक्ड लाइम, तो इधर में पहले एक बात और बता दूं आपको, हमारे पास दो टाइप के लाइम्स होते हैं, एक होता है क्विक लाइम, क्विक लाइम, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है ये पूछ सकता है। तो क्विक लाइम होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, तो दूसरा होता है स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम होता है कैल्शियम, लेकिन ऑक्साइड नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं हम क्विक लाइम। ठीक है, चलिए आइए ब्लीचिंग पाउडर पे आ जाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ड लाइम, इसके थ्रू जब हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं, जब व्हेन वी पास क्लोरीन गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ड लाइम, तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर यानी ब्लीचिंग पाउडर। फिर आपको यूज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर देखने हैं, वो यूज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आप लोग बुक पे देख सकते हो, आपके NCERT बुक आप लोग देखो, आप उसको सर्च करो, एसिड्स बेस एंड साल्ट्स के जो यूनिट पे लास्ट पे टॉपिक है वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ग्रुप में मैं वैसे ही इसको ये इसका जो यूनिट है डाल रहा हूँ, तो आप उधर चेक कर लेना यूजेस इनके। ठीक है ना, तो यूजेस भी पूछे जा सकते हैं, विच अमंग देम इज़ नॉट ए यूज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, और विच अमंग देम इज़ ए यूज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ऐसा करके MCQ आ सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट केमिकल है इधर, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, चलिए ये कैसे बनाते हैं, ये हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड यानी वाटर, सोडियम क्लोराइड यानी नमक प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, इनको मिलाते तो हमें मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना। तो यूज ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का, सॉरी हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ बेकिंग सोडा का सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ जो है, दैट इट्स यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है इसको। तो कैसे बनाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको लेते, यानी वाश बेकिंग सोडा जो है इसको लेते हैं NaHCO3 को, और इसके साथ मिलाते हैं किसी एडिबल एसिड को, यानी एडिबल एसिड वो एसिड होते हैं जिसको हम खा सकते हैं। ठीक है ना, जैसे टार्टारिक एसिड, हम कोई सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, साथ में कोई एडिबल एसिड ले लेते हैं। ठीक है ना, और ये जो मिक्सचर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और एडिबल एसिड का, इसको बोलते हैं हम बेकिंग पाउडर। ठीक है ना। तो बाकी के जो यूज़ है आप उसके भी बुक पे जाके देख सकते हो। ठीक है ना, वो याद रखने हैं। हाँ, तो आगे जो है हमारा एक और केमिकल कंपाउंड है, दैट्स वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा जो है उसका केमिकल फार्मूला क्या है, उसका केमिकल फार्मूला है Na2CO3।
10 टाइम्स वाटर। और अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका यानी 10 टाइम्स वाटर, ठीक है ना, तो डेकाहाइड्रेट। ठीक, आगे बढ़ते, इसके भी यूज़ आप लोग बुक में देख लेना, ठीक है ना। तो फिफ्थ वन इज पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है दैट CaSO4 1/2 ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दिस इज द फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। तो बनाते कैसे हैं हम इसको, तो जिप्सम ले लेते हैं, यानी जिप्सम में क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है ना बेटा। तो इसको हम हीट कर लेते हैं, तो जिसके चलते 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लॉस कर जाता है, तो इधर बचता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिसको हम बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो दैट मीन्स वी ऑब्टेन प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं, तो उधर से 1.5 मॉलिक्यूल वाटर लॉस हो जाता है, आधा वाटर मॉलिक्यूल बच जाता है, तो दैट्स एंड देन वी कॉल्ड एज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके भी यूज़ आप बुक से ही देखोगे, ठीक। तो हाँ, लेकिन यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है, इंपॉर्टेंट बात ये करनी है कि आप इन सभी कंपाउंड्स के प्रोसेस जो मैंने बताए वो देख लो, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, या बुक से देखोगे, जो मैं ग्रुप में बुक डालूंगा ही डालूंगा, तो ये चैप्टर स्पेशली डालूंगा मैं। तो दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, इनके केमिकल फार्मूलाज आप याद रखो, ठीक है ना। तो उनमें से क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, इधर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मुझे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करनी है, वो आप देख लीजिए। सबसे पहली बात ये देख लीजिए आप बेटा, मैंने इधर लिख रखा है सोडियम कार्बोनेट 10 टाइम्स वाटर, यानी ये फार्मूला है किसका, ये फार्मूला है वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा का फार्मूला है Na2CO3 10 टाइम्स वाटर, ठीक है ना। हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो वाटर होता है जो फार्मूला का हिस्सा होता है, लेकिन जिसका मतलब कतई तौर पर ये नहीं होता है कि वो कंपाउंड को गीला बना दे। तो जैसे आप इधर देख सकते हो, जैसे हमारा सोडियम कार्बोनेट 10 टाइम्स वाटर है इसमें, ये देखो इधर देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये इसको गीला नहीं बनाता है। जैसे हमारा ये जो जिप्सम है, इसमें कॉपर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिप्सम में गीला है। या प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डजेंट मीन कि ये गीला है, दिस इज वेट, नो, दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द फार्मूला, ठीक है ना। और ये जो इधर इस केस में 10 टाइम्स ऑफ वाटर है, इधर 2 टाइम्स वाटर है, इधर हाफ टाइम्स वाटर है, इस वाटर को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना बेटा। ओके, तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर ब्लीचिंग पाउडर, what is the water of crystallization for washing soda, what is the water of crystallization, what is the number of water of molecules of water of crystallization for प्लास्टर ऑफ पेरिस, या जिप्सम के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जिसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने इधर लिख रखा है, हमारा जो सबसे पहला है वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10, क्यों इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है 10। और उसके बाद हमारा जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है ना, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है 2। तो सिमिलरली मैंने इधर लिख रखा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है ना, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज हाफ। कैल्शियम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये जो होता है ना हमारे पास कॉपर सल्फेट, उसको कश्मीरी में नीलथौत भी बोलते हैं, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, उसमें कितना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5, ठीक है ना। तो अगर इनमें से किसी का पूछ लिया तो सीधा डायरेक्टली पूछेगा बताइए व्हाट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देयर, ठीक है ना। या तो आपको फार्मूला देख के बता सकता है, बताइए आप देखिए इसमें कितना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो जिसके चलते आपको पता होना चाहिए कि व्हाट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। अगर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर पार्ट ऑफ द फार्मूला, जैसे इधर वो पार्ट ऑफ द फार्मूला है, ठीक है ना। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट बात मुझे करनी है यहाँ पे, तो वो ये है कि सोर्सेज ऑफ एसिड्स।
जैसे ये देख लीजिए बेटा, मैंने इधर ये बनाया हुआ है, ये देख सकते हो आप। हाँ जी, विनेगर, ये जो हमारा विनेगर है, सिरका, ठीक है ना, इसमें कौन सा एसिड होता है? इसमें होता है एसिटिक एसिड, ठीक है ना। सिमिलरली ऑरेंज, ऑरेंज में कौन, आपको ये पूछा जाएगा, कोई भी चीज़ बताई जाएगी इनमें से, बताओ इसमें कौन सा एसिड होता है, ठीक है ना, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। टमारिन में कौन सा एसिड होता है? टाटारिक एसिड। टोमेटो में कैसा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सुअर मिल्क होता है यानी कर्ड, दही, ठीक है ना, उसमें कैसा, उसमें कौन सा ये होता है एसिड? लैक्टिक एसिड। लेमन में कैसा एसिड? साइट्रिक एसिड। एंड स्टिंग में मेथनोइक एसिड। नीटल स्टिंग में मेथनोइक एसिड। तो इसको याद रखने का आपको थोड़ा आइडिया भी अगर मैं दूं तो चलिए एक एक करके दिखाता हूँ इधर। देखिए बेटा, जैसे विनेगर में तो आप सबको पता है विनेगर होता है एसिटिक एसिड, ठीक है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। अब हमारा जो ऑरेंज है, ऑरेंज हो, लेमन है, कोई भी खटा ये जो होता है ना फ्रूट, उसमें होता है साइट्रिक एसिड। जैसे ऑरेंज और लेमन, इनके सीधे में क्या है? साइट्रिक एसिड। जैसे तमारिंद में टी फॉर तमारिंद, टी फॉर टाटारिक एसिड। टोमेटो खुद होता है ओ शक्ल का, तो ऑक्जेलिक एसिड होता है। सुअर मिल्क जो होता है, मिल्क तो लैक्टिक, हमें पता है लैक्टिक ग्लैंड से जुड़ा हुआ, तो लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। और हाँ, आंट स्टिंग हो, किसी भी जानवर की स्टिंग हो या कोई भी प्लांट स्टिंग हो, उनमें मेथनोइक एसिड ही होता है, या इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। इनमें से क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए ये जो एसिड है किस में पाया जाए, या फलानी फ्रूट में या फलानी इस चीज़ में कौन सा एसिड पाया जाता है? आंट स्टिंग में कौन सा एसिड है? कर्ड में कौन सा एसिड है? ऑरेंज में कौन सा एसिड है? तो ये पूछा जा सकता है। चलिए, थैंक यू। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी इंशाल्लाह मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू।